अरे बच्चों आज अपन वैल्यूशन ऑफ गुड्स है ना, वैल्यूशन ऑफ क्या गुड्स एंड सर्विस देख रहे हैं जीएसटी के अंदर। इसके अंदर जब कोई पर्सन जीएसटी पे करने के लिए क्या हो जाता है, लायबल, तो उसके लिए हमको क्या निकालनी होती है, वैल्यू। वैल्यूशन के लिए हमारे पास सेक्शन है 15(1), 15(2)A, 15(2)B, C, D और E। उसके बाद सेक्शन आता है 15(3)A और B। उसके बाद आता है 15 क्या 4 और क्या 15(5). आपको ये देखना है कि किस वैल्यू पे जीएसटी लगता है। 15(1) बहुत सिंपल सा सेक्शन है। ये कहता है जिस वैल्यू पे आपने ट्रांजैक्शन किया उसी वैल्यू पे क्या लगेगा, जीएसटी। अगर मान लो आपने 100 रुपए की आइसक्रीम खरीदी है तो 100 रुपए की आइसक्रीम पर क्या लगेगा, जीएसटी। ये सेक्शन बोलता है वैल्यू इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड द ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल। मिल गया या मिलेगा, दोनों को लेंगे, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन डेट बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। तो हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर बायर और सेलर क्या है, रिलेटेड है, तो 15(4) बोलता है वैल्यू रूल्स के हिसाब से निकालेंगे। किसके हिसाब से, रूल्स। अगर रिसिपेंट आपको कंसिडरेशन काइंड में दे दे या कैश या काइंड में, तो फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगेगा। वैल्यू कहां से निकालेंगे, रूल्स के हिसाब से। तो रूल दो केस में देखते हैं, या तो बायर सेलर रिलेटेड हो या कंसिडरेशन काइंड में आया हो। इसी तरीके से कुछ नोटिफाइड सर्विसेज हैं, 7-8 नोटिफाइड सर्विसेज हैं। प्योर एजेंट, लॉटरी है ना, फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट कराना, सेकेंड हैंड में गुड्स में डील करते हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसी कुछ नोटिफाइड सर्विसेज है जिनकी वैल्यू अपन रूल्स में बताए गए मैनर में निकालते हैं। किसमें निकालते हैं, रूल। वो एक अलग मैनर है ना। तो न्यू स्कीम में मुझे कम चांस लगते हैं, क्या आपसे क्या पूछेगा, रूल्स, बट फिर भी अपन एक बार रूल्स को सेपरेटली देखेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद अगर बायर सेलर रिलेटेड नहीं है एंड प्राइस इज द क्या, अगर आपने अपने रिसिपेंट से अलग अलग नामों से पैसा लिया है तो ये सब चीजें वैल्यू में क्या होगी, ऐड होगी। नंबर 1, अगर आप रिसिपेंट से अदर लॉ का टैक्स लेते हैं, नॉट जीएसटी लॉ, अदर लॉ, फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल टैक्स या एक्साइज ड्यूटी ले ली आपने, और वो भी वैल्यू में क्या होगा, इंक्लूड होगा, बट जीएसटी लॉ का टैक्स वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। अगर सप्लायर का कोई ऑब्लिगेशन कौन पे कर दे, रिसिपेंट, मतलब एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन किसका था, सप्लायर का, बट पे किसने कर दिया, रिसिपेंट ने, देन इट विल बी पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। 15(2)C इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जब हम कोई सप्लाई करते हैं तो किसी भी प्रकार के इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो सप्लाई से जुड़े हुए हैं, डिजाइन है ना, रॉयल्टी है ना, विंगमैन, पैकिंग, किसी प्रकार के जो खर्चे होते हैं जो ऑन और बिफोर सप्लाई होते हैं, अगर वो अलग से लिए जाते हैं वो भी वैल्यू में जोड़ा जाएगा। तो ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस which are incurred at the time of supply or before the supply will be part of the क्या, ट्रांजैक्शन वैल्यू। वैसे हमने एग्जम्पशन चैप्टर में ये पढ़ा है, अगर हम किसी को लोन, एडवांस या डिपॉजिट देते हैं और कंसिडरेशन में हमको डिस्काउंट या इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर आपने किसी चीज की सप्लाई की है, उस सप्लाई से अगर ऊपर अगर आप क्या लेते हैं, कोई इंटरेस्ट, देन इट विल बी पार्ट ऑफ द क्या, ट्रांजैक्शन वैल्यू। लास्ट है, अगर गवर्नमेंट आपको कोई किसी गुड्स और सर्विस के संबंध में कोई सब्सिडी मिलती है अदर देन गवर्नमेंट, और सप्लायर को मिलती है किसी गुड्स और सर्विस के रेस्पेक्ट में, तो वो भी क्या होगा, अगर लेकिन गवर्नमेंट से मिलेगी तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं होगा। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में आप जोड़ लीजिए। उसके बाद 15(3)A और 15(3)B, एक होता है प्री डिस्काउंट, एक होता है पोस्ट डिस्काउंट। एक वो डिस्काउंट जो आपने एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया है, तो बताओ अगर आपने इनवॉइस में सेपरेटली शो किया है तो बताइए वो डिस्काउंट क्या होगा, लेस होगा, और बैलेंस वैल्यू पे ही क्या लगेगा, डिस्काउंट। एक ऐसा डिस्काउंट भी होता है जो एग्रीमेंट में था बट अभी नहीं मिलेगा, कुछ कंडीशन पूरी करने पे मिलेगा, उसको बोलते हैं पोस्ट डिस्काउंट। तो ऐसे केस में क्योंकि ये पता नहीं कि कंडीशन पूरी होगी या नहीं होगी, एक बार तो हमको जीएसटी हर महीने पे करना होता है, तो एक बार तो बिना डिस्काउंट दिए पूरी वैल्यू पे हम जीएसटी लगा देंगे, और फ्यूचर में जब कंडीशन क्या हो जाएगी पूरी, उस केस के अंदर बच्चों एक इनवॉइस चैप्टर में एक कैलकुलेशन होती है, क्रेडिट नोट इशू करके बताओ हमको क्या मिल जाता है, रिफंड। ठीक है, यहां तक की बात। तो प्री डिस्काउंट और एक क्या होता है, पोस्ट डिस्काउंट। एग्जाम में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक होता है बच्चों
इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव, तो उसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, भाई हम वैल्यू क्यों निकालते हैं, टैक्स के लिए तो करते हैं। तो जब यहाँ एक्सक्लूसिव है तो मान के चलना क्या कि ये भी क्या है, एक्सक्लूसिव है, मतलब इंक्लूड नहीं है। तो इनको जोड़ेंगे अगर जुड़ेगा, है ना। अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्लूसिव, क्या लिखा हुआ है बच्चों, तो मान के चलना ये ऑलरेडी क्या है, इंक्लूड है। अदर इंफॉर्मेशन वाली इंक्लूड नहीं, बट ये क्या है, इंक्लूडिव है। अब इसके अंदर जीएसटी क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो ये मान के चलना कि नीचे वाली वैल्यू में भी इंक्लूड है। फिर फाइनल सबको जोड़ने के बाद हम फिर जीएसटी को क्या करेंगे, एक्सक्लूडिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आप यही करने लग जाए, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, अगर यहाँ एक्सक्लूसिव है तो ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, और अगर यहाँ पे क्या है, इंक्लूसिव है तो इंक्लूड है। इसका मतलब फिर कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट चाहे इंक्लूसिव हो या एक्सक्लूसिव हो, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आप मानने का भी उसका एडजस्टमेंट नहीं हो रखा, और आपको क्या करना है, लेस करना है, ठीक है बच्चों। इस तरह से, थैंक यू।